नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 7 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, ये 15th नंबर का सेट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल काफी आसान सवाल है। देखो, इसमें वैल्यू पुटिंग करना सोचोगे ना, इतनी देर में आंसर भी आ जाना। तो ये हो गया सेक है। अब सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर ए होता है। अब टेन स्क्वायर ए को हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाता तो बना देता कॉस स्क्वायर है, ये लिख सकते थे। अब ये देखो, सेक कॉस का अपोजिट होता तो एक तो स्क्वायर वाला चला गया। अब बचा क्या? 2 कॉस है अपॉन में साइन है, इनटू में हो गया 1 अपॉन में साइन है। बस सिंपल सा सवाल था। 2 इनटू में हो गया कॉट है और इनटू में हो गया कोसेक है। आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो, ये भी आसान सवाल है। इसको क्या लिख सकते थे? ऊपर जो लिखा हुआ था इसको लिख सकते थे 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते थे 1 माइनस का साइन है और 1 प्लस का साइन है। फार्मूला तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद होगा तो भैया याद कर लो। पड़ोसी तो करने आएंगे नहीं, ना उनका एग्जाम निकलेगा, आप ही को निकालना है, क्योंकि उनका मुंह बंद करना है पड़ोसियों का। एक व्यापारी अपने माल की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें न्यूनतम छूट हो। न्यूनतम छूट की बात कर रहा है। तो देखो, 12 की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 12 दूनी 24 माइनस समथिंग होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, इसको छोड़ो। 20% की एक हो गई, यानी कि ये यहाँ तक अभी क्या हो रहा है? न्यूनतम छूट है। यहाँ पर एक वस्तु टोटल कितनी गई? 6, गुणे में कर दो 100, ये यानी कि 16 सही 2/3% हो गया। यहाँ से 2 वस्तुएं मुफ्त में, टोटल कितनी पास से गई? 8, गुणे में 100, यानी कि 2 चौकू 8, ये कितना हो गया? 25% हो गया। तो सबसे कम कौन सा आ रहा है? 16 से 2/3 आ रहा। आंसर लगा दो। क्योंकि देखो 24 ये आया, तो इसमें अगर हम करेंगे तो 24 माइनस 12 वाली हम 144/100 करेंगे। फार्मूला तो सभी को पता है ना एकल छूट निकालने का, ये भी नहीं पता। तो यहाँ से हम करेंगे 1.44 घटा देंगे, तो 24 से पूरा 2 अगर हम घटा देते तब भी कितना बचेगा? 22 बचेगा। अभी भी ये ज्यादा है ना, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछी है। चलो फिर अगला। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को इतने % साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। उसे 130 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपए अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया था? अब सवाल को समझने की कोशिश करना है। पहला क्या हुआ? 12% पर P1 राशि दी गई। फिर क्या हुआ? P2 पे 10% का रेट रहा। समय कितना है? वार्षिक बोला है, 130 रुपए वार्षिक। तो एक वर्ष में टोटल ब्याज मिल गया 130। फिर क्या हुआ कि उन्होंने राशि चेंज कर दी, यानी कि ये P2 ये आ गया कितने पर? 12% पर, और ये P1 इधर आ गया कितने पर? 10% पर। तो 4 रुपए ज्यादा मिलने लगे। कितने? 4 रुपए। अब इनको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, हमें ओरिजिनल 12% वाला चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर P1 का मान चाहिए। तो P2 हम हटा देंगे, यानी कि P2 को हटाने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा 6 का, इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 का। तो यहाँ से ये कर देंगे डिफरेंस, इन दोनों को कर घटा देंगे। तो ये देखो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर बचा 12 छंग 72% P1 माइनस का 10 पंजे 50% P1 बराबर में हो जाएगा 13 छक्के 78 780। इधर 5 चौकू 20 हो गया, 13 पंजे 65 और 2 67, यानी कि 0, 8 से 7 गया 1, 7 से 6 गया, यानी कि 110 हो गया। तो इनको घटाएंगे, ये 2 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, और ये P1 और परसेंटेज को अब हटा देंगे तो 1100 इधर आ जाएगा। तो 11 दूनी 22 हो गया। तो P1 बराबर कितना आ गया? 500 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन का खेल था, जो जितनी जल्दी कर लेगा आंसर आ जाएगा। और अगर इसी को कोई डायरेक्ट बताएगा तो कैसे बताएगा? देखो 12% 10%, यहाँ 130 मिल रहा था, इधर कर देंगे क्या? 10% 12%, इधर कितना मिल रहा था? 134 मिल रहा था। अब किन्हीं एक को बराबर कर लो, तो यहाँ पर कर लेंगे 5 का गुणा, तो पूरे में 5 का कर देंगे। यही तरीका होते हैं कि छोटे करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहीं से तो जा सकते हैं, इसमें 6 का गुणा कर दो। अब बताओ क्या इसमें निंजा टेक्निक हो जाएगी? ये घटा देंगे, 10 पंजे 50, 12 छंग 72, ये 22 आ जाएगा, वो भी परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ से करेंगे ये 110 दे देगा। समझ रहे बात को? और यहाँ से 100% बराबर निकाल लेंगे, तो 110/22 गुणे में हो गया क्या? तो 11 दूनी 22 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 500 आ गया। अब हम घर पे बैठ के आसानी से ये सवाल बना के आपको चिपका सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपने कुछ नहीं किया तो यही काम आएगा बेसिक। तो ये चीजें ध्यान रखना। अगला सवाल।
8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास PQ एक सिरे पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा APB खींची जाती है। जीवा RS की लंबाई ज्ञात कीजिए जो AB के समानांतर और P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो यहाँ से ये एक सर्किल बनाओ बढ़िया सा सुंदर टिकाओ। ये हो गई आपकी PQ, ठीक है, P और Q। और कह रहा था APB स्पर्श रेखा है तो APB, ठीक है, ये A हो गया, P हो गया, B। अब RS एक जीवा थी और AB के समानांतर, समानांतर का मतलब ये होता है कि दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी मिलेंगी नहीं जाके, यानी कि हमें RS कैसी बनानी पड़ेगी, इस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है, RS से कोई दिमाग नहीं लगाएगा। अब यहाँ पर देखो ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये देखो अगर ये सेंटर होता तो ये कितना होता, 8 होता, यानी कि जब ये 8 हो गया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये रेडियस हो गई, तो रेडियस ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब कुछ सवाल में बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब यहाँ से यहाँ तक की हम अगर दूरी निकालें तो पाइथागोरस लगा देंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 8 4 12 हो गया, 8 से 4 गया 4 हो गया, तो 4 3 12 और इंटू में 4, तो रूट के बाहर 4 आ जाएगा 3, ये तो आधी आ गई। अब इसका 2 गुना कर देंगे तो टोटल RS आ जाएगी, तो RS बराबर 4 दूनी में 8 रूट 3। अगला सवाल, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया है। इससे बनाए गए बेलनों की कुल संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखो 18 व्यास दिया गया था, तो गोले का आयतन 4/3 पाई RQ का मतलब हो गया 2 ने में 18, 9 गुणे में 9 गुणे में 9, और इधर कर देंगे बेलन का आयतन यानी कि पाई R स्क्वायर का मतलब 3 गुणे में 3, ऊंचाई का मतलब 2, और ये n बेलन बनाए जा सकते, तो 3 त्रिका 9 ये चला गया, 1 9 यहाँ से करेंगे ये 3 त्रिका 9 हो गया, इधर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया, पाई से तो पाई जा चुका है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 9 छक्का 54 हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 54। अगला सवाल, कोण Q की माप पूछी गई थी। अब यहाँ पर देखो ये क्या साइन किसका है, सर्वांगसम का है, यानी कि जो कुछ भी होगा बिल्कुल बराबर बराबर होगा, एक भी % इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांगसम यानी कि कांग्रुएंट का मतलब बिल्कुल हूबहू। हमसे क्यों पूछा है, हमसे क्यों पूछा है, तो हमें B का मान पता होना चाहिए तभी हम क्यों बता पाएंगे। तो यानी कि A बराबर अगर 10 है, C बराबर 80 है, तो इन दोनों का सम 90 हो गया, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो गया, तब ये 90 हो गया तो ये अपने आप से 90 आ जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए व्यंजक में गणितीय प्रतीक, अच्छा ये रीजनिंग का सवाल मैथ में पूछ लिया गया क्या, चलो इसको तो कर सकते हो ना, चलो हम करवा ही देते हैं। कह रहा था गुणा को प्लस में किया जाता है, गुणा को प्लस में कर देते हैं, और प्लस को किया जाता है डिवाइड में, और माइनस को गुणे में किया जाता है, और डिवाइड को किया जाता है -1359। तो यहाँ से करेंगे 16 सोलियम 256 होता है, फिर 87 प्लस में, अब यहाँ पर करेंगे 16 सत्ते 112 हो गया, यहाँ से लगा 11, फिर 16 सत्ते 112 और 11 123 हो जाएगा, माइनस का 13 59 हो गया। अब यहाँ पर देखो आंसर तो आप देख चुके कि माइनस में आएगा, यूनिट डिजिट से काम नहीं चलना क्योंकि सब जगह लास्ट में 0 है, तो पूरा ही करना पड़ेगा। 7 2 9 हो गया, 8 3 11 हो गया, और ये 3 1319 माइनस 13 59 हो गया, तो 9 से 9 गया 0, 5 से 1 गया 4, आंसर आ गया माइनस का 40। अगला सवाल, राजेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए का भुगतान कर रही है, क्रमागत 15 कार्य दिवसों वाले एक पखवाड़े में उसकी प्रतिदिन औसत कमाई इतनी थी। यदि पहले 7 दिनों की औसत कमाई इतनी प्रतिदिन थी और आखिरी 7 दिनों की औसत कमाई इतनी प्रतिदिन थी, तो पखवाड़े के 8वें दिन उसकी कमाई कितनी थी। अब यहाँ से समझो 15 दिन का उसका औसत कितना था, 540 था, पहले 7 दिन की औसत कमाई 519 थी, आखिरी 7 दिन की औसत कमाई 546 थी। ये 90 वाला ये तो भूल जाओ, इससे भी कोई पंचायत नहीं है। अब एक चीज समझो, जो एक दिन बचा है उस दिन उसे 540 कमाना ही पड़ेगा, नहीं कमाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एक आया है वो इन्हीं 15 में से निकल के आया है। लेकिन अब जो कोई कम ज्यादा लेके आया होगा उस पर हम काम करते हैं। ये भाई साहब कम कमा रहे हैं, कितना कम कमा रहे हैं, तो डिफरेंस 10 से 9 गया, 1 करेंगे, 3 से 1 गया 2 21, और 7 लोगों में कम कमा रहे हैं। भाई 1 लोगों में 21 कमाया, टोटल लोग कितना है, यानी कि दिनों को हम लोग बोल रहे तो उसको माइंड मत करना, अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना इस चीज को। तो 21 सत्ते 147 ये कम हो गया, यहाँ पर ये भाई साहब ज्यादा कमा रहे, कितना 6, और टोटल 7 लोगों में, यानी कि 7 दिन में 7 छक्का 42 ज्यादा हो गया,
यानी कि अभी भी कमी रह गई। 7 से 2 गया 5 हो गया, 4 से 4 गया 0, 105 की कमी ये भरपाई इन्हीं को करनी पड़ेगी, नहीं तो एवरेज मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं का हमें मान नहीं पता। तो ये 105 इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अगर मान लो 2 लोग होते तो हमेशा ध्यान रखना 105 में 2 का डिवाइड करते, 3 लोग होते तो 3 का डिवाइड करके तब जोड़ते। यहाँ पर 1 लोग हैं तो 1 का डिवाइड करके जोड़ देंगे। 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, आंसर। अगला सवाल, क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि दोनों वृत्तों की अनुप्रस्थ अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अब देखो अनुप्रस्थ वाली बात करा जो इस तरीके से बनती है तो रेडियस क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं निकालनी है ना, तो ठीक है। अब जो लंबाई होती है अनुप्रस्थ की उसके बराबर में डी स्क्वायर माइनस का होता है R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर, फार्मूले पता होना चाहिए। अब अगर ये डायरेक्ट ट्रांसफर लाइन की पूछ देता तब क्या करते, अब यहाँ से अगर डायरेक्ट टेंजेंट की पूछ लेता तब क्या करते, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एल का मान हमें दिया गया तो 10√15 बराबर में हो गया डी स्क्वायर, इधर करेंगे R1 प्लस का R2 यानी कि 40 और 30 70, 70 का स्क्वायर 70 4900 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, ये 100 हो जाएगा यानी कि ये 1500 बराबर में डी स्क्वायर माइनस का 4900 हो गया। इधर लाएंगे तो 00 9 5 14 4 हासिल लगा 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, बराबर में डी स्क्वायर हो गया। तो डी बराबर क्या आ गया 80। अगला सवाल, अब यहाँ पर -1 आ रहा है और इस पर हमको जाना है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप हमेशा ध्यान रखो। अगर x प्लस 1/x बराबर -1 है तो आपका x की पावर 3 बराबर 1 आएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x की पावर 3 हमेशा -1 आए। अगर देखना चाहते तो फटाफट देख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में -x हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और फिर प्लस का x बराबर में 0 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करो, x - 1 का गुणा कर दो। किसका, x - 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या बन गया, x - 1 का होल क्यूब बन जाएगा, सॉरी x³ - 1 का क्यूब बन जाएगा बराबर में 0। तो x³ बराबर क्या आ गया, +1 आ गया। तो ये चीजें याद रखो, क्योंकि देखो अब यहाँ पर जरूरत पड़ गई। यहाँ पर x की पावर 3 की पावर 5 हो गया प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर 1 रखेंगे प्लस का 1, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अगला सवाल, इसमें सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करनी है, उससे हो जाएगा। देखते हैं भाई, यहाँ पर तो 50 है, इसका तो मान पता नहीं, तो 50 कहीं ना कहीं 40 लाया होगा, तो 50 40 90 हो रहा, आंसर 1 हो गया इन दोनों का। कैसे हो जाता भाई, देखो सिंपल सी बात है, साइन 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 40। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, साइन चेंज किस में होता है, कॉस में। कॉस 40 हो गया तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर 40 लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 1/2 होता है, यानी कि 1/4 प्लस का, ये तो खत्म हो चुके, दोनों मिलकर क्या बना दिए, इस तरीके से बना दें, ये तो 1 बना दिए। अब यहाँ पर 45 यानी कि 1/√2 हो जाएगा प्लस का, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर 55 भी अपने साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 35 लेके आया होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है 90 हो रहा है। इन दोनों का सम जब 90 हो रहा तो ये भी 1 हो गए। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसी की तरह चेंज करना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। फिर से स्क्वायर 45 आया तो 1/2 हो गया। इधर क्या आ गया 60 आ गया, 60 का मतलब √3/2 यानी कि 3/4 हो गया। तो ये दोनों तो मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर 4 आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये 1/4 प्लस का 3/4 करेंगे तो 4/4, ये भी तो 1 बना देगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी तो कुछ नहीं था। सुनैना और रंजना की धनराशि का योग 23 है और उनकी धनराशि का अंतर 7 है। सुनैना और रंजन के पास धनराशि का अनुपात क्या होगा। तो एक चीज देखो, सिंपल सी बात कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, सुनैना की आ जाएगी, तो 30 का आधा 2 कर दिया तो 15 आ गई। दोनों का डिफरेंस 2 का भाग कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, रंजन की आ जाएगी। तो यहाँ पर 16 क्यों पूरा ही कर देंगे क्या, सही है, चलो 16 में तो 8 हो गई। या फिर आप ऐसे लिख लो a + b बराबर में 23, फिर a - b बराबर में 7। फिर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था, जब बड़ा चाहिए होता तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, छोटा चाहिए होता था दोनों को घटाकर 2 का भाग। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये चीज कर पाओगे। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप a + b अपॉन में a - b बराबर में 23/7 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, a/b बराबर 30/, फिर घटा देंगे तो 16 हो गया, यानी कि 15/8 आंसर आ जाए। समझ गए, तो जैसे भी कर पाओ बस आंसर निकालना है, फर्स्ट आना चाहिए।
कल्याण ने क्रमशः 5 और 10 की दर पर संयोजित 2 वर्षों के 12,000 की धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट अलग अलग है 2 वर्षों की। अब आपको फार्मूला पता है, A+B माइनस का AB अपॉन में 100 होता है। तो 5 प्लस का 10 माइनस का 5 गुणे में यहाँ पर प्लस होगा, 5 गुणे में 10 बटे में 100, तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 0 से 0.5, ये आ गया टोटल। इतना ये क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है किस पर? 12,000 पर। 12,000 का हमें 15.5% निकालना। 0 से 0, ये पॉइंट से ये 0, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया, 12 एकम 12 6 18 आंसर। स्थिर जल में एक नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है। एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है? तो देखो 105 वो जा भी रहा धारा की दिशा में और 105 वो वापस भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो एवरेज स्पीड वाला फार्मूला मिल जाता है, लेकिन जब आपके बेसिक क्लियर हो ना तो इतना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से इनको जोड़ दो, यानी कि 10.5 ये हो जाएगा। एक बार इनको घटा देंगे तो 9 से 2 गया, 7.5 ये हो गया। अब इसमें बताओ क्या ही आप इधर उधर लगाओगे? इससे आसान कुछ कैलकुलेशन मिल सकती है? नहीं मिल सकती, तो फिर छोड़ दो उसको। 15 सत्ते 105, 15 पना 75, 14 पंजे 70 हो गया, 14 प्लस कर दो यानी कि 24 आंसर आ गया। तो दिमाग वहां लगाओ जहां कैलकुलेशन वगैरह टफ पड़ रही, जहां बिल्कुल आसान दिख रहा है सब कुछ, फिर क्यों? अब इस सवाल को देखो, ये कह रहा है यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की। किसी एक छात्र ने अधिकतम कितने विषयों में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर देखेंगे 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। अब जो कोष्टक में है वो अधिकतम अंक है। अगर एक चीज बताओ, ये अंकों को दर्शाया जाता तो 40 में से कभी 80 नंबर ले सकते थे? नहीं ले सकते थे ना। यानी कि यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था कि परसेंटेज को दर्शाया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज देखते तो यहाँ पर देखो 90% हो रहा है, ये भी 90% हो रहा है। इसमें तो केवल क्या मिले? 3 मिले। 80% या उससे अधिक, यानी कि इसमें इस लाइन में आयुष को 3 मिले। फिर यहाँ पर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि इसमें मिले 4। इसी तरीके से इसमें 1 हुआ और ये दूसरा हुआ यानी कि 2। 80 से ऊपर देख रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसमें मिले 3। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 1 2 3 हो गए, 4 हो जाएंगे इसमें भी। फिर इसमें भी देखेंगे तो इसमें तो केवल 85 है, 1 मिला। फिर इधर नीचे वाले में 80 80 2 मिले, तो सबसे ज्यादा कितने आ गए? 4 आ गए। आंसर लगा दो। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी। अगला सवाल, एक टी शर्ट का अंकित मूल्य 560 रुपए है। दुकानदार कृष्णा 16% की छूट देता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो कृष्णा को कितना लाभ होगा? तो देखो मार्क प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का मतलब हो गया 12%, 112 हो गया। 16% का मतलब हो गया 84 बच गया। ठीक है, अब उससे कोई छूट नहीं देनी थी। छूट नहीं देनी थी तो 112 में ही बेचना पड़ता है। प्रॉफिट कितना लेता? 12 से 4 गया तो 8 बच गया, 10 से 8 गया तो बच गया किस पर? 84 पर हो जाता। गुणे कर देंगे 100, यानी कि 28 तिया 84 हो गया, यानी कि 33 से 1 बटे में 3। आप समझ सकते हैं कि सवाल में क्या क्या यूज करना था, क्या यूज नहीं होना था। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो इस सवाल में कुछ कर सकते हैं। हाँ, Z 0 कर दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा भाई, तो यहाँ पर कर दो 0। अब सवाल बन गया x² प्लस का y² बराबर में 6 to 8 और आपको पता लग गया x इंटू में y बराबर 24, x प्लस वाई निकालना है। अब मान लो x प्लस वाई बराबर a दिया हो। देखो यहाँ पर अगर वैल्यू सोच सकते हो तब तो ठीक है, नहीं सोच सकते तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना। अब इससे x² प्लस y² पे जाना हो तो a² माइनस का 2 इंटू में xy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जगह यही चीज पुट करते थे, a² माइनस का 2xy बराबर में 6 to 8 हो गया, यानी कि a² बराबर 24 दूनी 48, जोड़ देंगे यानी कि 48 इधर आ जाएगा। तो 8 8 16 की 6 हासिल लगा 3 4 3 7 हो गया, 676 हो गया। तो ये a में किसका मान होगा? 26 का, यही तो निकालना था। अगला सवाल, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण इतना है, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये कोई चाप है, ठीक है, ये केंद्र पर कोण बना रहा है 128.5। अब यही चाप इस तरीके से बनाएगा तो एक चीज बताओ, ये आधा हो जाएगा ना 128.5? बिल्कुल हो जाएगा। ये चीजें तो पता होनी चाहिए। देखो अगर ये भी नहीं पता तो थोड़ी सी मेहनत और करो, ज्यादा से ज्यादा। अगला सवाल,
कंपनी पी के मासिक मुनाफे और कंपनी यू के मासिक मुनाफे का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पी का 800 था और 320 यू का था। ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना हर चीज दिख जाए। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब तो छात्रों की कुल संख्या 8000 है और फिर कह रहा था मौसम विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की संख्या लगभग खगोल भौतिकी में विशेषज्ञता रखने वाले 100 छात्रों की संख्या का कितने % है, यानी कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर देखो यही पूछा था कि 17 और फिर एस्ट्रोफिजिक्स यही होता है। हाँ ठीक है, 23 का कितना % है, बस सिंपल सा सवाल था। 1700 बटे में 23 हो गया, 23 सत्ते 161 हो गया, बचा 9 हो गया, 23 चौको 92 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 23 तिया 69, तो 73 मिल गया, इतना बहुत है। अगला सवाल, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। अब यहाँ पर देखो 25 का कितना है, 14 है। अब यहाँ पर कितने आगे, 5 नए विद्यार्थी आ गए 14.6 वाले, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 14 से एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, ये तो 0.6 ज्यादा लेके आ गए। कितने लोगों में, 5 लोगों में, यानी कि 5 छक्का 30, यानी कि 3 ज्यादा लेके आ रहे। लेकिन अब ये एक लोगों में कितना डिवाइड होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। टोटल लोग कितने हो गए, 30, तो यहाँ पर 30 बटे में 30 कर देंगे, यानी कि 0.1 एक्स्ट्रा होगा, तो 0.1 इसमें जोड़ दो तो 14.1 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, सिंपल सा आंसर 1 बटे में 4। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर में 3abc लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर लिखोगे 1 माइनस का m प्लस का m माइनस का n प्लस का n माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे 0 आ गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू में 1 माइनस का m माइनस का n और n माइनस का 1 अपॉन में क्या हो गया, 12 इंटू में जो कुछ भी ऊपर लिखा है वो सेम हो गया, यानी कि 1 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल, दो संख्याएं 1-2 के अनुपात में है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो सिंपल सी बात बताओ, दोनों में 7 जोड़ा गया है, तो एक चीज बताओ, 1 से 3 पे पहुंचे तो 2 का डिफरेंस, 2 से 5 पे पहुंचे तो 3 का डिफरेंस कैसे आ रहा है, रेशियो में कंपेयर कर रहे हैं तो डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 का इधर भी 2 बना लो, 2 का गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर 3 और 5 हो गया। अब डिफरेंस देखो, दोनों साइड 1 है, 1 बराबर में 7, बड़ी संख्या 4 बराबर में 28। आपके लॉजिक क्लियर होंगे, बहुत जल्दी हो जाते हैं सवाल। एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से इतना अधिक पर अंकित किया, परंतु ग्राहक को यूपीआई भुगतान करने पर इतने % की छूट देता है। यदि ग्राहक यूपीआई द्वारा भुगतान करके एक शर्ट खरीदने के लिए इतने का भुगतान करता है तो शर्ट पर कितना वास्तविक लाभ होता है। तो सबसे पहले तो 40 माइनस का 7.5, अभी समझाते हैं, थोड़ा देखो कि कर क्या रहा हूं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 40 से पूरा 8 घटा देंगे तो 32.5, माइनस का करेंगे 4 पंजे 20, पॉइंट चला गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, यानी कि 3, तो 32.5 आया, तो 5 बचा, इधर हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 3 गया 9, यानी कि 29.5, यानी कि 100 की चीज पर प्रॉफिट इतना हो रहा है, समझ रहे, इतने की चीज बेची जा रही, तो 129.5 का मान है 1813 और हमें निकालना 29.5 का मान। समझ गए बात को। अब यहाँ से क्या करो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, इधर करेंगे 55 25, 5 45, इधर 5 दूनी 10 हो गया, 55 25, 5 45 हो गया, इधर ये पूरा 7 बार चला जाएगा, 7 ने 63 के 3 हासिल लगा, 6 7 पंजे 35, 35 और 6 41, 413 आंसर। अब एक चीज बताओ, हम अगर आपसे कह दें कि कोई चीज है 100 रुपए की, आपने उसमें 20% बढ़ा दिया, फिर 20% कम कर दिया, तो ओवरऑल आप क्या करेंगे, यही तो करते हैं, 20 फिर माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, 20 गुणे में 20 बटे में 100, और ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना हो गया 4%, और वो भी क्या आ गया, क्योंकि ये माइनस का आया तो लॉस हो गया। अब जब प्लस में आ जाता तो क्या होता, प्रॉफिट होता है। यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस का आ गया, यानी कि ये प्रॉफिट रहा होगा, तो 100 की चीज इतने में बेची गई होगी, यानी कि यहाँ के हिसाब से 100 की चीज होगी 96 की, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आया इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वो इतने का भुगतान कर रहा है, तो हमारे हिसाब से इतने का, तो यही बराबर इसके कर लिया, और हमें चाहिए क्या था, प्रॉफिट चाहिए था, वास्तविक लाभ, जो कि कितना था 29.5,
तो 29.5 वहां से निकाल लीजिए। समझ गए होगे? आशा करते हैं। नहीं समझ में आए तो थोड़ा एक बार और देखना, फिर भी नहीं आए तो टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट भेज देना। ठीक है, चलो फिर 7 की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।